ये अभी तक माइन से कोई सूचना नहीं मिली कि तुम्हारा भाई एक्सपायर हो चुका है। गीतांजलि से मोर्चरी में पहले ही लाया गया था, ये मुझे पता नहीं कि कौन ला के डाल के गया यहाँ पे। लड़की इनकी जो श्रीराम की वाइफ अकेली और छोटी बच्चों के साथ मैडम हॉस्पिटल में बैठा था और वो अकेली लेडीज बाहर बेटी शाम 6 बजे से रोना चालू किया, जब तक हम आए 10:30 बजे रो रही थी। हिंदुस्तान जिंक के जाबर माइंस खदान में ब्लास्टिंग और ड्रिल के दौरान एक मजदूर की मौत हो जाती है। ये बात मैं कल की कर रही हूँ और आज यहाँ पे मैं खड़ी हूँ महाराणा भूपाल चिकित्सालय की मोर्चरी के बाहर और यहाँ पे उस मजदूर के परिजन और उसके साथी मेरे साथ मौजूद हैं। अभी तक हिंदुस्तान जिंक के जो वहाँ से प्रतिनिधि हैं वो अब जा कर के आए हैं बात करने के लिए और अभी भी किसी निष्कर्ष पर ये लोग पहुँचे नहीं हैं। आइए उस मजदूर के भाई हमारे साथ अभी यहाँ खड़े हैं, बात करते हैं और जानते हैं किस तरह से क्या हुआ था और आगे क्या प्रक्रिया चल रही है और किस तरह से अभी तक भी प्रतिनिधियों ने सुध नहीं ली है, किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ हमारे सामने ये भी हमें जानने को मिला है कि अभी तक भी परिवार को ये इन्फॉर्मेशन माइंस की तरफ से या कहीं से नहीं दी गई है कि उनका भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा है। तो चलिए बात करते हैं और जानते हैं कि क्या है पूरा माजरा। आप उनके भाई थे, किस तरह से क्या पूरा घटा था ये? श्रीराम का भाई हूँ। मुझे अभी तक माइन से कोई सूचना नहीं मिली कि तुम्हारा भाई एक्सपायर हो चुका है और ना ही मुझे किसी ने आके कुछ पूछा है। मैं शाम को 10 बजे के करीब से यहाँ बैठा हुआ हूँ, किसी ने आके ये नहीं पूछा कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो। वो हमें पता चला कि हमारी भाई की जो मैसेज है उसने फ़ोन किया था कि भाई साहब मेरे माइन से सुनने में आ रहा है। उसने भी ये पर कंफर्म नहीं किया कि पेटेंट है। उसने कहा कि मेरे अड़ोस पड़ोस से सुनने में आ रहा है कि उनके लग चुकी है। मैंने कहा बेटा कहाँ है वो? तो उनको गीतांजलि हॉस्पिटल लेके गए और मैं उन्हीं के पड़ोसी हैं रतन सिंह जी, तो उनका नाम लिया कि मैं उनके साथ में हॉस्पिटल जा रही हूँ। फिर मैंने उनको बोला तू हॉस्पिटल जा, मैं आ रहा हूँ। फिर बाद में मैंने हमारे सरपंच साहब को फ़ोन किया, ये चित्तौड़ से आए, फिर इनके साथ में मैं यहाँ आया। लेकिन माइंस से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि आपका भाई इस दुनिया में है भी या नहीं। अभी तक भी मुझे कोई जवाब नहीं मिला। अब आप क्या चाह रहे हैं? अभी क्या प्रक्रिया चल रही है? अब प्रक्रिया अभी तक तो माइंस के हिसाब से तो कोई प्रक्रिया नहीं चल रही है। गीतांजलि से कैसा ट्रीटमेंट रिस्पांस क्या मिला था? गीतांजलि से मोर्चरी में पहले ही लाया गया था, ये मुझे पता नहीं कि कौन ला के डाल के गया यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे? हाँ, मोर्चरी में कौन डाल के गया ये मुझे पता नहीं है। आपको कैसे सूचना मिली यहाँ से? फिर यहाँ तो हम आए थे गीतांजलि हमारी बिदनी के कहने पर आए थे हम। तो गीतांजलि के बाहर जो कुछ बंदे हमारे दोस्त थे उन्होंने कहा कि यहाँ से तो डेड बॉडी चली गई है। फिर हम यहाँ आए, पूरी रात यहीं पड़े, लेकिन यहाँ हालचाल पूछने वाला कोई नहीं है। रात के दिन की 12 बजे तक अभी तक वो रात के 8 बजे 5 बजे का मामला था और अभी तक यह दूसरे दिन की 12-1 बज गई। अभी तक अधिकारी कोई सूचना नहीं, ये हुआ वो हुआ, कुछ भी नहीं। जो है जो पावरलेस है सारे, जो भी आ रहे सब इनको दबाने के लिए आ रहे। ये कोई लोग ये नहीं बोल रहे कि कोई इनको समझाने के लिए या इनको कोई बातचीत करने के लिए, सिर्फ कंपनी वाले के दलाल आ रहे। क्या बोल रहे हैं? वो भी क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे कि हम समझा देंगे, जो आपकी जो कितनी मांग है, क्या है, जो हमारे भाई को क्या बेचने थोड़ी है क्या। हम अगर फैसला करना चाहते हो, कंपनी करवाना चाहती है तो हम तो ये कहते हैं कि 10 साल की नौकरी हुई, 40 साल तक नौकरी होती है, उनका सारा पेमेंट जो 10 साल के बाद 30 साल को नौकरी है उनका सारा पेमेंट दे दो। दोनों बच्चा और दोनों इनके छोटी छोटी बच्ची है, उनका क्या होगा? या फिर कुछ पेंशन है 10,000 20,000 सैलरी महीने की, वो दिलाओ। हम तो ये चाहते हैं। माता पिता विकलांग है, क्या करें? मैं राजदीप सिंह राणावत, इनके गांव का उप सरपंच हूँ, वाइफ सरपंच है। इनका फ़ोन आया कि श्रीराम कुमार जो इसका हादसा हुआ, उसके दोस्त का फ़ोन आया कि राजदीप बना वो आपका खास दोस्त था और उसके साथ ऐसा हादसा हो गया है और आप
चित्तौड़ का हूँ, तो मैंने कहा मैं चित्तौड़ हूँ, क्या आप आइए। फिर मैंने घर वालों को सूचना की और मैं इनको लेके शाम को 10:30 बजे पहुँचा। इनकी जो श्रीराम की वाइफ अकेली और छोटी बच्चों के साथ मैडम हॉस्पिटल में बैठा था। साथ में एक भी लेडीज़ नहीं थी, कोई जावर माइंस का कोई जिम्मेदार पर्सन वहाँ नहीं था, जावर माइंस वाले कोई, और वो अकेली लेडीज़ बाहर बेटी शाम 6 बजे से रोना चालू किया। जब तक हम आए 10:30 बजे रो रही थी। हमने आके उसको फिर दूसरे मकान में, जो अड़ोस उनके एक परिवार का कोई कुमाऊ जी हैं, वो यहीं रहते हैं, उनके मकान में मैंने भेजा उनको आके अपनी गाड़ी से। बोले हम ये चाहते हैं उनको रुकना था जब तक हम नहीं आए, और उनको गीतांजलि ले गए, उनको वहाँ डेड घोषित किया और यहाँ जनरल हॉस्पिटल भेज दिया। और उस लेडीज़ को पता ही नहीं कि मेरी आदमी जनरल हॉस्पिटल मोर्चरी में आ चुका है, और वो वहाँ बाहर इंतजार करती रही। फिर हमने आके जो पता किया पूरी, और रात से हम 11 बजे से पूरे कम से कम 50-100 लोग आए, और भी गाँव से और कुछ गाड़ियाँ रवाना हो चुकी है, वो भी आ रहे हैं। 50 लोग हम एक साथ आए, 5 गाड़ियाँ लेके मैडम, और हम बाहर यहाँ रोड पे सोए, कोई कहाँ सोया बेचारा। किसी ने खाना 6 बजे 5 बजे कौन खाना खाता है मैडम? बड़ी मुश्किल से मैंने उनको चाय पानी कराया। अभी सुबह कोई खा नहीं रहा, पी नहीं रहा है, और अभी तक कोई रेस्पॉन्सिबल आदमी नहीं आया जो आ रहा है। क्या चाहते हो? हम तो कुछ नहीं चाहते, हम तो ये चाहते हैं हमारा आदमी, सबसे पहला बात तो हम ये चाहते हैं मैडम, हमारा आदमी इलेक्ट्रिक में था सुपरवाइजर, तो उसको माइंस के अंदर क्यों भेजा? इलेक्ट्रिक को तो करंट आ जाता, मर जाता तो एक अलग बात है, हादसे होते हैं मैडम, अलग बात है, पर उसको माइंस के अंदर क्यों भेजा गया? इन अधिकारियों ने ज़बरदस्ती उस पर दबाव बनाया, उसको माइंस के अंदर धकेला, और उसके पहली बार वो अंदर गया होगा इसलिए हादसा हुआ। जो रोज़ जाते हैं उनको तो पता है कैसे जाना है, कैसे बचना है। मैं मानता हूँ सबसे बड़ी गलती इन अधिकारियों की है, जिसने इलेक्ट्रिक आदमी को अंदर खाड़ी के अंदर भेज दिया ये। और हाँ, ट्रेन नहीं था। जो मैडम इलेक्ट्रिक का काम करता है माइंस के अंदर, उसका क्या काम है? इसलिए वो। और सेकंड मैडम, अभी ये हम तो ये चाहते हैं, हमारी जो 10 साल की उसने नौकरी की, 45,000 उसकी सैलरी थी, तो 37,500 सैलरी थी, तो 1 साल के 4.5 लाख रुपए बनते हैं। आप हमें 30 साल के इंटू करके दे दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। ये भी मैडम, इनकी माँ पैरालाइज है, पिताजी मैडम 75 क्रॉस है, मरने जैसे हैं। क्या बीतेगी जब एक बच्चा चला गया? ये पैसा कोई मैटर नहीं करता, बस उनके बच्ची को अब तकलीफ नहीं पड़े इसके लिए। बहुत गरीब लोग हैं, हमारे गांव से पहला एक होनहार बच्चा है, अब अपने बच्चों को कौन पढ़ाएगा? अगर आज इनको सहायता नहीं मिली तो कहेंगे बच्चे कमाने जाते हैं और वापस नहीं आते हैं। पहला कोई गांव में एक पढ़ा लिखा लड़का तो इसका भाई है, ये श्रीराम कुमार मेरे साथ पढ़ा है, और इलेक्ट्रिक में IT करके मैडम, उसके साथ भी ऐसा हादसा हो गया, और जिसको अगर न्याय नहीं मिले तो फिर क्या मतलब है? हमें खुद को बहुत खेद है कि हमने हमारा साथी खोया है, और वो एक हमारे परिवार के सदस्य की तरह ही था, और हम इस बात के लिए कर्मबद्ध हैं कि उनके परिवार को जितना हो सकता है हमारी तरफ से हम बेस्ट दिलाने की कोशिश करेंगे। हमारे हिंदुस्तान जिंक में हमारी खुद की एक यूनियन है, और एक हमारा रूल है जो कि कंपनसेशन से रिलेटेड है, जो कि LTS कहलाता है। उसके हिसाब से हमने टोटल कैलकुलेशन किया है, और उस कैलकुलेशन के ऊपर और ऐड ऑन करके जो भी अमाउंट बना है वो हमने उनके घर परिवार वालों को बता दिया है। मैम, आपका नाम और आपकी डेजिग्नेशन बता दीजिए। मैं अभी HR हेड हूँ GHH के लिए, नाम है हुमा मदानी। मैडम, एक चीज़ और है कि जो परिवारजन है उनका कहना है कि वो इलेक्ट्रिक का था, और वो जावर माइंस में मजदूर की मौत मामले में TD के थानाधिकारी गोपाल कृष्ण हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं कि क्या है पूरा मामला और किस तरह आगे इन्वेस्टिगेशन होगी और क्या आगे होने जा रहा है। सर, ये जो मौत हुई है इसके बारे में क्या आप कहेंगे? ये मैम, ये जो घटना है मेरे TD थाना सर्कल की है। इसमें एक जावरमाला माइंस पड़ती है, जिसमें जो मजदूर काम करता था, जो उसकी 20 शिफ्ट थी, अंदर गया होगा कहीं तो पत्थर गिरा, उसके सिर पे हेलमेट को तोड़ते हुए लग गया, ऐसे बता रहे हैं। जिससे वो गाल अवस्था में मेरे को सूचना मिली, तो मैं यहाँ गीतांजलि हॉस्पिटल पहुँचा, तो इसके पहले वो मृत घोषित कर चुका थे डॉक्टर साहब। वहाँ से बॉडी यहाँ शिफ्ट कराई MBGS हॉस्पिटल में, और इसके बाद अब परिजन आए हुए हैं। परिजन और ये माइंस के कर्मचारी की वार्तालाप हो रही है। जो भी रिपोर्ट देंगे इसके अनुसार मैं कार्रवाई करूँगा। जांच हम करेंगे अच्छी तरह से, जांच में जो पाया जाएगा। रिपोर्ट अभी तक नहीं दी है। ठीक है, थैंक यू। हिंदुस्तान जिंक की जावर माइंस में काम करने वाले एक मजदूर की मौत हो जाती है। जो माइंस के लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, जो कुछ स्टेप उठा सकते हैं, जो कोई फैसला दे सकते हैं, ऐसा कोई भी प्रतिनिधि अभी तक यहाँ पे आया नहीं है। जो साथ में लोग हैं, जो परिवारजन है, उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि जिस आदमी ने अपने ज़िंदगी के इतने सारे साल उस कंपनी को दे दिए। एक मजदूर जो होता है ना, वो किसी कंपनी की एक एसेट होता है, जिसके कंधों पे चढ़ के कोई कंपनी ग्रो करती है। आज उसकी मौत हो जाती है और कंपनी से एक भी बंदा यहाँ पे आकर खड़ा नहीं होता है, उनका दुख दर्द नहीं सुनता है। यही परिवार वाले भी कह रहे हैं, यही यहाँ पे मौजूद हर एक शख्स की ज़बान पर है। कोई जिम्मेदार यहाँ पे आने को तैयार नहीं है, कोई कंपनसेशन की बात नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन इन लोगों को नहीं है। अब जो इनकी कुछ मांगे हैं वो यहाँ पे वे बताना चाहते हैं, लेकिन आखिर वो बताएं तो बताएं किसे। यहाँ पे कंपनी का जो है हिंदुस्तान
हिंदुस्तान जिंक का जो है गैर जिम्मेदाराना रवैया हमारे सामने आ रहा है। यहाँ पे इन लोगों की कुछ मांगे हैं, उनकी 2 छोटी बच्चियों के लिए उनकी ज़िंदगी को जो आगे का रास्ता है वो सुनिश्चित करने के लिए इन लोगों की कुछ डिमांड्स है। यहाँ पे हमें ये भी जानने को मिला कि जो मज़दूर अंदर खदान में गया भी था तो वो ट्रेन नहीं था उस चीज़ के लिए, वो एक इलेक्ट्रिशियन था, बावजूद इसके उसको खदान में भेजा गया। सुरक्षा के क्या इंतजाम थे इसको बताने के लिए हमारे साथ यहाँ पे उनके साथ काम करने वाला हमें अभी तक कोई नहीं मिला जिससे हम ये बात कर पाते, लेकिन इतना जाहिर है कि अनट्रेन्ड लोगों को भी अंदर भेजना किस तरह से उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो सकता था, और यही इस केस में हमको देखने को मिला है। आगे अभी तक कोई जिम्मेदार यहाँ मौजूद नहीं है, तो आगे क्या बात होगी क्या नहीं, किस तरह से ये लोग इनकी मांगे जो है वो जायज़ है लेकिन मानी जाती है नहीं मानी जाती है, ये अभी तक फ़िलहाल हम नहीं कह सकते, लेकिन जो भी आगे अपडेट होगी हम आप तक पहुँचाएंगे ज़रूर। दोस्तों, सीबीसी न्यूज़ आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज़ के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।